आफ्टरनून एवरीबॉडी। अनअकैडमी स्टूडियो प्रभाव में आपका स्वागत है। और सबसे पहले तो आप लोग मुझे बताइएगा कि साउंड अब क्लियर आ रहा है या नहीं, क्योंकि सबसे पहले तो कल का क्लास जो आप लोगों ने हमें बहुत ही ज़्यादा डीमोरलाइज कर दिया, या फिर मैं कहूँ कि कल की क्लास मैंने इसी कारण से बहुत जल्दी में ख़त्म की, क्योंकि लगातार आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि आवाज़ क्लियर नहीं है। तो सबसे पहले तो आप लोग बताइएगा कि आवाज़ क्लियर आ रही है या नहीं। सभी लोगों को आवाज़ क्लियर आ रही है? मुझे कमेंट्स करिएगा कि आवाज़ क्लियर आ रही है या नहीं। चंद्रदेव, बुद्ध, आकांक्षा, दीपू, बलजीत, लकी, बिल्कुल सभी वॉइस क्लियर हैं। आकांक्षा का आ गया है, बिल्कुल वॉइस क्लियर आ रही है। बिल्कुल कल वाली जो प्रॉब्लम थी वो अब नहीं आपको मिल रही है, बिल्कुल क्लियरली आवाज़ है। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो आइए शुरुआत करते हैं। फिर हम आ गए हैं बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पड़ाव पर, ज्योग्राफी क्लास 10th की कृषि वाले टॉपिक पर। बहुत खूबसूरत टॉपिक है ये, न केवल एग्जाम के नजर से बल्कि बहुत सारी जानकारी को जानने के नजर से भी। ये हमारा ज्ञान न केवल बढ़ाएगा बल्कि हमारे परीक्षा में आने वाले बहुत से सवालों को ये टॉपिक कवर करा देगा। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लासेस की। लेकिन सबसे पहले आप लोगों को दो बातें महत्वपूर्ण बता दूं कि हमारी जो स्पेशल क्लास है फ्राइडे के दिन आपको हमारी स्पेशल क्लास मिलेगी। फ्राइडे हम स्पेशल क्लास लेने वाले हैं ज्योग्राफी पर, और ज्योग्राफी की स्पेशल क्लास रहेगी जेट स्ट्रीम और लोकल विंड पर। तो लोकल विंड और जेट स्ट्रीम पर हमारा ये स्पेशल क्लास होगा। सुबह 10 बजे हम इस क्लास को लेंगे। सुबह 10 बजे हम इस क्लास को लेंगे। तो आप लोग रजिस्ट्रेशन कर दीजिएगा, और अगर रजिस्ट्रेशन नहीं भी किया हो तो शुक्रवार के दिन सुबह 10 बजे सीधा आप क्लास में भी आ सकते हैं। आप सभी लोगों को पता होगा कि इस समय अब अनअकैडमी स्टूडियो प्रभाव ही नहीं, अनअकैडमी प्लस का यह परिवार 80 से ज्यादा एजुकेटर्स का बन चुका है, केवल और केवल यूपीएससी के पार्ट में। बाकी तो हर अलग अलग एग्जाम के लिए लगातार एजुकेटर्स बढ़ रहे हैं और अनअकैडमी प्लस का परिवार बढ़ रहा है। अनअकैडमी प्लस पर इन 80 एजुकेटर्स की सारी क्लासेस आप चाहे तो मंथली 8000 के हिसाब से भी प्राप्त कर सकते हैं, पर अगर मंथली 8000 देंगे तो ये बहुत कॉस्टली हो जाता है। इसलिए हमारा सेशन होता है कि 12 महीने वाला सब्सक्रिप्शन आप यूज करिए, जो 40,000 रुपए का है। और इस 40,000 रुपए में हम लोगों को पूरे 80 एजुकेटर्स की क्लासेस भी मिलती हैं। हमारी पूरी कंप्लीट रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिल जाएगी। साथ ही साथ हमारी जो अभी करंट में क्लासेस जो इकोनॉमिक्स की स्टार्ट होने वाली वो अवेलेबल होगी। पर ये जो 40,000 रुपए की फीस है, एमके लाइव रिफर कोड यूज करने पर केवल 36,000 रुपए में हो जाएगी। और इस 36,000 में आप ऑप्शनल पेपर को भी कवर करेंगे, और वर्तमान में किसी भी गंदी से गंदी ऑफलाइन क्लासेस में भी ऑप्शनल की फीस आपको 36,000 मिल जाएगी। तो मेरा आप लोगों से सजेशन है कि एक बेहतरीन ऑप्शन है आपके पास कि आप अपने घर बैठकर एक बेटर ना केवल एजुकेटर प्राप्त कर सके बल्कि क्वालिटी एजुकेशन और अपने अकॉर्डिंग सिलेबस को पूरा करने की फ्रीडम भी आपको मिलेगी। ये कंप्लीट 36,000 में आपको 1 ईयर का पैकेज मिलता है। जो भी आपके परिचय के लोग हैं या जो आप लोगों में कोई 11वीं 12वीं के बाद तैयारी कर रहा होगा, ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर से तैयारी कर रहा होगा, वो विद्यार्थी 2 साल वाले सब्सक्रिप्शन को प्रेफर करे, जो बड़े मुश्किल से आपको 2,667 मतलब लगभग 2,500 रुपए मंथली लगता है, और 24 महीने की फीस केवल 57,600 रुपए हो जाती है एमके लाइव रिफर कोड यूज करने पर। और ये मंथली जो पेमेंट अगर देखा जाए तो आज के जमाने में क्लास 10 की तैयारी का भी नहीं है, जबकि 2 साल तक आपको यूपीएससी के 80 एजुकेटर्स की ना केवल क्लास मिलेगी बल्कि पूरी टेस्ट सीरीज भी इसमें आपको अवेलेबल होगी। ऑप्शनल पेपर भी आपका इसी में कवर होगा। कंप्लीट सीसेट का हमारा कोर्स आपको मिलेगा। करंट अफेयर आपको इसमें मिल जाएगा। एनसीईआरटी भी क्लासेस आपको इसमें सारी अवेलेबल होगी। तो ये सिंगल सब्सक्रिप्शन जो आपको सब कुछ तरीके से यूपीएससी की तैयारी में चिंता मुक्त कर देगा, क्योंकि मेंस, इंटरव्यू, स्ट्रेटजी की क्लासेस, टॉपर की क्लासेस, सेलेक्टेड स्टूडेंट की क्लासेस भी इसमें आपको मिलती हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लासेस की। हमने कृषि में शुरुआत की थी खाद्यान्न फसलों की,
पर भारत में खाद्यान्न फसलों के रूप में गेहूं, चावल, ज्वार, रागी, बाजरा के अलावा भी कुछ और ऐसी फसलें हैं जो खाद्यान्न फसलों के रूप में बोई जाती हैं, जिसमें है गन्ना, मूंगफली, तिलहन, चाय, कॉफी। हम एक एक फसल पर चर्चा करेंगे कि गन्ने के लिए कैसी विशेषताएं हैं, मूंगफली के लिए क्या खासियत होनी चाहिए, तिलहन के लिए क्या खासियत, चाय के लिए, कॉफी के लिए, क्योंकि इन पर कई बार आपको सीधा सवाल मिलता है कि कहीं पर भी यदि चाय की फसल हमें बेहतर चाहिए तो चाय की फसल के लिए कैसी जलवायु होनी चाहिए, चाय की फसल की मृदा कैसी होनी चाहिए, चाय की फसल के लिए मजदूर कैसे होने चाहिए। हम हर एक बिंदु को समझाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम देख रहे हैं गन्ने की फसल। गन्ने की फसल की अगर हम बात करें तो एक जमाने में उत्तर भारत वाला जो क्षेत्र है वो गन्ने की फसल के लिए काफी चर्चा में रहता था, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि गन्ने की फसल एक तरीके की व्यापारिक या वाणिज्यिक कृषि होती है, और वाणिज्यिक कृषि में तभी लाभ बेहतर हो सकता है जब परिवहन और संचार के साधन बेहतर होंगे। दक्षिण भारत में इन साधनों और परिवहनों का विकास होने के कारण दक्षिण भारत में भी गन्ने का उत्पादन बढ़ने लगा, और आज चीनी मिलों या चीनी के उत्पादन में उत्तर भारत की तुलना में दक्षिण भारत अग्रणी बन चुका है। गन्ना एक उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय फसल है, मतलब उष्ण कटिबंधीय या उपोष्ण का मतलब इसे तापमान ज्यादा लगता है। यह फसल 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान और 75 से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाली उष्ण और आर्द्र जलवायु में बोई जाती हैं। तो आप लोग भले इतना न याद रखें, लेकिन यह इंपॉर्टेंट पॉइंट तो रटा होना चाहिए कि गन्ने की फसल के लिए हमें ऐसा तापमान चाहिए जो उच्च तापमान की श्रेणी का होगा, और वर्षा भी ठीक ठाक लगभग 75 से 100 सेंटीमीटर की वर्षा वाला क्षेत्र होना चाहिए। कम वर्षा वाले प्रदेशों में सिंचाई की आवश्यकता होती है। यदि वर्षा कम है तो आपको सिंचाई के साधनों का उपयोग करना पड़ेगा। इसे अनेक मिट्टियों में उगाया जा सकता है तथा इसके बुआई से लेकर कटाई तक काफी शारीरिक श्रम की आवश्यकता होती है। मतलब ये एक तरीके से गहन मजदूर या गहन श्रम पर आधारित कृषि है, एक तरीके से गहन श्रम पर आधारित कृषि है। ब्राजील के बाद भारत गन्ने का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है, यह पॉइंट याद रखना है। अभी भी ब्राजील के बाद भारत गन्ने के उत्पादन में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। यह चीनी, गुड़, खांड सारी और शीरा बनाने के काम आता है। इसका तो मतलब समझ गए होंगे, शीरा मतलब अल्कोहल बनाने के लिए जिस रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है उसे शीरा कहते हैं। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब और हरियाणा गन्ने के मुख्य उत्पादक राज्य। अब इतने राज्यों में नहीं भी याद रखेंगे तो चलेगा, लेकिन उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र को थोड़ा सा ज्यादा याद रखिएगा, ये प्रमुख राज्यों में आते हैं। तो अगर हम गन्ने की बात करें तो गहन श्रम की फसल है, उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में मिलती है। आर्द्रता भी पर्याप्त होनी चाहिए। यदि पानी की कमी है तो आप सिंचाई का उपयोग कर सकते हैं। तो याद रखिएगा कि गन्ने के विषय में इतनी बातें। भारत विश्व में ब्राजील के बाद दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। फिर दूसरा है तिलहन। देखो, दलहन का मतलब होता है जिनमें प्रोटीन होता है, जो दालों के रूप में हम समझते हैं। तिलहन का मतलब होता है जिसमें फैट होता है, वसा होता है, जिनसे हम वनस्पति तेल प्राप्त करते हैं। उनके समूह को हम एक साथ तिलहन कहते हैं। जैसे कि दलहन था वैसे तिलहन। 2015 में भारत विश्व में चीन के बाद दूसरा बड़ा तिलहन उत्पादक देश था। अभी भी हम तिलहन में बहुत अग्रणी देश हैं। 2015 में तोरिया के उत्पादन में भारत का विश्व में कनाडा और चीन के बाद तीसरा स्थान था। देश में कुल बोए गए क्षेत्रफल में 12% भाग पर कई तिलहन फसलें बोई जाती हैं। तो हमारा जो टोटल बोया गया क्षेत्र है या जिस पर भी हम कृषि कार्य करते हैं उस क्षेत्र में 12% क्षेत्र में हम तिलहन उगाते हैं। मूंगफली, सरसों, नारियल, तिल, सोयाबीन, अरंडी, बिनोला, अलसी और सूरजमुखी भारत में बोई जाने वाली मुख्य तिलहनी फसलें हैं। इनके नाम आपने सुने होंगे। तेल के उत्पादक के रूप में हम इसका उपयोग करते हैं। इनमें से अधिकतर खाद्य हैं और खाना बनाने में प्रयोग किए जाते हैं, परंतु इनमें से कुछ तेल के बीजों को साबुन, प्रसाधन
और उबटन उद्योग में कच्चे माल के रूप में प्रयोग करते हैं। याद रखिएगा कि साबुन बनाने के लिए हमें वसी अम्ल की जरूरत पड़ती है और वसी अम्ल दो प्रकार से प्राप्त होते हैं। या तो हम पेट्रोलियम से वसी अम्लों को प्राप्त कर सकते हैं या तिलहन की फसलों से भी हमें वसी अम्ल चाहिए होते हैं। जनरली उच्च वसी अम्ल की हमें आवश्यकता पड़ती है साबुन इंडस्ट्री में, प्रसाधन इंडस्ट्री में, तो इन्हें जरूर याद रखिएगा। तिलहन के बारे में, भारत विश्व में चीन के बाद दूसरा बड़ा तिलहन उत्पादक देश है। 12% भूभाग पर तिलहन बोई जाती है। मूंगफली, सरसों, नारियल, तिल, सोयाबीन, अरंडी, बिनोला, अलसी, सूरजमुखी भारत में उगाई जाने वाली मुख्य तिलहन फसलें हैं। खाने में मैक्सिमम, लेकिन साबुन और प्रसाधन जैसे उद्योगों में इन तिलहन की फसलों का महत्व है। साबुन के उद्योग में और प्रसाधन मतलब सौंदर्य प्रसाधन, जितनी भी क्रीम बनाई जाती है, जितने लोशन बनाए जाते हैं, उनमें तिलहन में उच्च वसी अम्ल की उपस्थिति होती है। इसलिए तिलहन का केवल खाने में ही नहीं, साबुन और प्रसाधन उद्योग में भी बहुत ही महत्व होगा। फिर अगला है मूंगफली, खरीफ की फसल है। सबसे पहले तो याद रखिएगा मूंगफली खरीफ की फसल है तथा देश में मुख्य तिलहनों के कुल उत्पादन का आधा भाग इसी फसल से प्राप्त होता है। तिलहन के कुल उत्पादन का आधा भाग हमें यही मिलता है। मतलब अगर हम बात करें तो पूरे तिलहनी फसलों में भारत में 50% भूभाग मूंगफली का उत्पादन करता है और बचे हुए भागों पर फिर हम सरसों, अरंडी, बिनोला, सोयाबीन इनका उत्पादन करते हैं। हम ये बताना चाह रहे हैं गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र मूंगफली के मुख्य उत्पादक क्षेत्र हैं। तो खरीफ की फसल है, तिलहन में 50% हिस्सा मूंगफली का है और गुजरात और राजस्थान बहुत ही ज्यादा मुख्य राज्यों के रूप में शामिल है। फिर अलसी और सरसों रबी की फसलें हैं। तिलहन में दूसरी फसलों के रूप में ये रबी की फसलें हैं। अलसी और सरसों रबी की फसलें हैं। अलसी और सरसों ये भी तिलहनी फसल हैं। तिल उत्तर भारत में खरीफ फसल और दक्षिण भारत में रबी। इसे तो जरूर याद रखना कि कौन सी ऐसी तिलहनी फसल है जो उत्तर भारत में खरीफ की फसल और दक्षिण भारत में रबी की फसल होती है। रबी की फसल होती है क्योंकि दक्षिण भारत में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर वर्षा शीतकाल में होती है और इसलिए तिलहन की कृषि वहां पर रबी या विंटर समय में होती है। अरंडी खरीफ और रबी दोनों ही फसल की ऋतु में बोई जाती है। तो अलसी और सरसों को याद रखिएगा, ये रबी की फसल के रूप में। तिल को याद रखिएगा कि यह उत्तर भारत में खरीफ, दक्षिण भारत में रबी है। और जो मूंगफली है वो खरीफ की फसल। तो तिलहन के बारे में अगर हम बात करें तो तिलहन पेट्रोलियम और खाने के उपयोग में आते हैं। मूंगफली सबसे ज्यादा मुख्य तिलहनी फसल है, पर इसके अलावा अलसी, सरसों, तिल इसे भी हम उपयोग करते हैं। तिल खरीफ की फसल उत्तर भारत में और दक्षिण भारत में रबी की फसल के रूप में बोई जाती है। अलसी और सरसों रबी की फसलें हैं। फिर अगली है चाय। चाय की खेती रोपण कृषि का एक उदाहरण है। रोपण कृषि का मतलब होता है जिसको एक एक करके लगाना पड़ता है। रोपण कृषि का मतलब होता है जिसे एक एक करके और बहुत बड़े भूभाग पर लगाया जाए। रोपण कृषि का मतलब होता है जिसका भूभाग, जिसका बोया गया क्षेत्र बहुत बड़ा हो। एक ही फसल वाला बहुत बड़ा भूभाग रोपण कृषि की सबसे बड़ी विशेषता मानी जाता है। यह एक महत्वपूर्ण पेय पदार्थ की फसल है जिसकी शुरुआत अंग्रेज भारत में लाए थे। देखो, अंग्रेज लोगों का चाय पीने का कारण था, वह अंग्रेज ब्रिटेन में रहते थे तो वहां पर ठंड बहुत ज्यादा होती है और चाय ठंड के दिनों के लिए अच्छी पेय पदार्थ है, लेकिन चाय गर्मी के लिए खतरनाक होता है क्योंकि यह उष्णता पैदा करने वाला रसायन है जो अगर ठंड के दिनों में चाय पियोगे तो शरीर के लिए ठीक होगा, लेकिन ग्रीष्म काल में यह शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक होता है क्योंकि यह उष्णता पैदा करेगा। आज अधिकतर चाय बागानों के मालिक भारतीय हैं। चाय का पौधा उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, ह्यूमस और जीवाश्म युक्त गहरी मिट्टी, सुगम जल निकास वाले ढलवा क्षेत्र में भली भांति उगाया जाता है। वैसे चाय उस जगह पर मिलेगा जहां पर लेटेराइट मृदा होती है और लेटेराइट मृदा में मैंने आपको बताया था कि उच्च तापमान
और उच्च आर्द्रता। चाय के फसल के लिए उच्च तापमान और उच्च आर्द्रता, पर वहां पर जब तापमान आर्द्रता ज्यादा हो तो मिट्टी वहां पर पानी ज्यादा न सोखे, कीचड़ ना बन जाए, पानी आसानी से बह सके, ऐसे जलवायु वाले या ऐसे भूभाग में चाय बोई जा सकती है। क्योंकि चाय से आपको अगर चाय पत्ती चाहिए, नाम चाय पत्ती इसलिए कहते हैं क्योंकि वो जो चाय का पौधा है उसकी पत्तियों को तोड़ा जाएगा, फिर इसको सुखाया जाएगा, फिर उसको हम कन्वर्ट करेंगे चूर्ण में, तब वो बनेगी चाय पत्ती। अब सोचो कि अगर एक एक व्यक्ति चाय की पत्तियां तोड़ेगा तो बहुत से मजदूर लगेंगे। चाय की फसल की सबसे बड़ी शर्त होती है कि मजदूरी कम होनी चाहिए, श्रम ग्रहण श्रम की ये बहुत कृषि है और ये उन्हीं क्षेत्रों में बोई जा सकती हैं जहां श्रम बहुत सस्ता है। यदि श्रम बहुत ही महंगा हो जाए तो वहां चाय की फसल को प्राप्त कर पाना बड़ा कठिन होता है। तो चाय के लिए जलवायु की अगर हम बात करें तो हमारे लिए उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु होनी चाहिए। ऐसी जगह होनी चाहिए जो भली भांति पानी का आसानी से निष्कासन कर सके। चाय की झाड़ियों को उगाने के लिए वर्ष भर कोष्ण मतलब गर्म, नम और पाला रहित जलवायु की आवश्यकता होती है। जिन क्षेत्रों में पाला पड़ता होगा वहां पर चाय के बागान नहीं मिलेंगे। तो जैसे कि आपको पता है शिमला हिमाचल प्रदेश, वहां पर आपको चाय के बागान नहीं मिलेंगे क्योंकि पाला नहीं होना चाहिए, क्योंकि पत्तियां बहुत ही सॉफ्ट होती हैं, बर्फ के कारण न तो केवल खराब हो जाएगी बल्कि उसमें तापमान या सूर्य प्रकाश पर्याप्त नहीं मिला तो पत्तियों का बेहतर विकास नहीं हो पाएगा। वर्ष भर समान रूप से होने वाले वर्षा की बौछारें इसकी कोमल पत्तियों के विकास में सहायक होती हैं। चाय एक श्रम सघन उद्योग है, इसके लिए प्रचुर मात्रा में सस्ता और कुशल श्रम चाहिए। इसकी ताजगी बनाए रखने के लिए चाय की पत्तियां बागान में ही संसाधित की जाती है, मतलब इसके अंदर की जो खुशबू है अगर उसको बनाए रखना है तो इसको चाय के बागान में ही जब तोड़ा जाए तो बहुत ही सुरक्षित तरीके से पैकेजिंग कराई जाती है। चाय के मुख्य उत्पादक क्षेत्र में असम, पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी जिलों की पहाड़ियां और तमिलनाडु और केरल। वैसे ये क्षेत्र सभी को याद होंगे क्योंकि यहां पर न केवल वर्षा बहुत ज्यादा होती है बल्कि तापमान भी उच्च रहता है। तो चाय के लिए श्रम की आवश्यकता है, चाय के लिए साल भर वर्षा की बौछार की आवश्यकता है, चाय के लिए साल भर सूर्यताप की आवश्यकता है। चाय की फसल के लिए हम कहेंगे कि यह एक ऐसी फसल है जिसके लिए बहुत ही शर्तें हैं और इसी कारण से चाय के बागान कुछ ही क्षेत्रों में हमें सीमित मिलेंगे। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश और त्रिपुरा आदि राज्यों में भी अब थोड़े बहुत जगह पर चाय उगाई जाती है। सन 2015 में भारत विश्व में चीन के बाद दूसरा बड़ा चाय का उत्पादक देश था। तो चाय का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक, आप अगर चीज को नोट करें, भारत देखिए हर चीज में उत्पादन में दूसरे और तीसरे स्थान पर है। ये भारत की समृद्धि है, ये भारत की कृषि क्षेत्र में देयता है, ये भारत के कृषि विकास को इंडिकेट करता है कि कभी हम बहुत पीछे होते थे, अब हम विश्व में सबसे आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और हम कई सारी फसलों में अब दूसरे, प्रथम और तीसरे स्थान पर आ चुके हैं। ये हमारे भारतीय किसानों की मेहनत है कि हम लगातार आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। फिर अगली फसल है कॉफी। भारतीय कॉफी अपनी गुणवत्ता के लिए विश्व विख्यात है। हमारे देश में अरेबिका किस्म की कॉफी, ये नोट करना, ये प्रश्न पूछा था छत्तीसगढ़ वालों ने कि अरेबिका किस्म किसकी प्रजाति में शामिल है, चाय, कॉफी, आलू, मक्का। तो अरेबिका मतलब कॉफी की एक प्रजाति, ये पूछा गया है। आरंभ में यमन से लाई गई थी, मतलब कॉफी कहां से लाई गई है, यमन। यमन जरा बताना कहां पर है देश। तो इस किस्म की कॉफी की विश्व भर में अधिक मांग है। इस कृषि की शुरुआत बाबा बुदन पहाड़ियों से, बहुत बढ़िया सवाल, बाबा बुदन की पहाड़ियां किस राज्य में, देखे जरा कितने लाल लाली आंसर बता पाते हैं। और आज भी इसकी खेती नीलगिरी की पहाड़ियों के आसपास कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में की जाती है। तो अरेबिका किस्म की कॉफी, पहला पॉइंट, पूरे विश्व में इसकी मांग है। बाबा बुदन की पहाड़ियों से इसकी शुरुआत हुई। भारत में चाय भले ही अंग्रेजों ने लाई है लेकिन यमन से कॉफी आई है। चाय वैसे चाइना से भारत में ट्रांसफर करवाई गई थी
लेकिन यमन से कॉफी आई है। माना जाता है कि मक्का अमेरिका से आया है। चाय हमारे देश में चीन से आई है, और जो कॉफी है यमन से आई है। आलू जो है वो पुर्तगाल से आया है। तो बहुत सारी फसलें हमारी नहीं रही हैं, यह हमने बाहर से लाई है। कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। बाबा बुदन की पहाड़ियां जरा कमेंट्स करिएगा। फिर है बागवानी फसलें। पहले तो बागवानी का मतलब होता है ऐसी फसलें, बागवानी फसलों का मतलब हुआ कि ऐसी फसलें जो सब्जियों के रूप में, फूलों के रूप में उगाई जाती हैं, तो उसे बागवानी कहेंगे और उन फसलों को बागवानी फसलें कहेंगे। भारत का विश्व में फलों और सब्जियों के उत्पादन में चीन के बाद दूसरा स्थान। फिर देखो हम अग्रणी हैं। भारत उष्ण और शीतोष्ण कटिबंधीय दोनों ही प्रकार के फलों का उत्पादन करता है, क्योंकि भारत का ऊपरी हिस्सा शीतोष्ण कटिबंध वाला है, निचला हिस्सा उष्ण कटिबंध वाला है। भारत का मटर, फूल गोभी, प्याज, बंद गोभी, टमाटर, बैगन, आलू उत्पादक में प्रमुख स्थान है। तो बागबानी फसलों का मतलब फलों और सब्जियां, फूलों को भी हम इसमें रख सकते हैं। उष्ण और शीतोष्ण दोनों प्रकार के फल भारत में पैदा होते हैं। जैसे अब देखना राज्य, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल आम। तो वैसे महाराष्ट्र आप याद रखिएगा मेनली। नागपुर और चेरापूंजी के संतरे, नागपुर के संतरे तो वैसे जीआई मिला हुआ है नागपुर के संतरों को, आपको पता होगा। तो नागपुर और चेरापूंजी के संतरे। केरल, मिजोरम, महाराष्ट्र, तमिलनाडु के केले, महाराष्ट्र तमिलनाडु, तो केरल, मिजोरम, महाराष्ट्र, तमिलनाडु के केले। उत्तर प्रदेश बिहार की लीची, मेघालय के अनानास, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र के अंगूर, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर के सेब, नाशपाती, खुबानी और अखरोट विश्व भर में बहुत मांग है। फिर रिपीट कर रहा हूं, बहुत अच्छा कंटेंट है ये। नागपुर, चेरापूंजी, सीधा मैं अगर मान लो मैं एग्जामिनर हूं ना, जोड़ी बनाने का सवाल दे दूं सीधा, नागपुर, केरल, उत्तर प्रदेश, मेघालय, 4 संतरे, केले, लीची, अनानास, जोड़ी बनाने का सवाल। तो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल आम के लिए, नागपुर, चेरापूंजी संतरे के लिए, केरल, मिजोरम, महाराष्ट्र, तमिलनाडु केले के लिए, उत्तर प्रदेश और बिहार लीची, मेघालय अनानास, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र अंगूर, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर सेब, नाशपाती, खुबानी और अखरोट के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। तो बागवानी फसलों के रूप में भारत बहुत ज्यादा अग्रणी है। अब हम शुरुआत कर दे जा रहे हैं अखाद्यान्न फसलों की। अखाद्यान्न का मतलब जिसका उपयोग भोजन के लिए तो नहीं, लेकिन व्यापारिक कई उद्योगों के लिए वह रॉ मटेरियल है। रबड़ भूमध्य रेखीय क्षेत्र की फसल है, परंतु विशेष परिस्थितियों में उष्ण और उपोष्ण क्षेत्रों में उगाई जाती है। सबसे पहले तो याद रखना कि रबड़ मुख्यतः विषुवत क्षेत्र में बोया जाता था, लेकिन इसे उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में भी अब प्राप्त कर पाते हैं अगर उसके लिए अनुकूल जलवायु हो। इसको 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और 25 सेल्सियस से अधिक तापमान वाली नम और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। तो बहुत ज्यादा वर्षा और तापमान लगभग 25 डिग्री सेल्सियस, इसकी जलवायु में वर्षा और इतना तापमान यही क्षेत्र में मिलता है, और इसी कारण से हम इसे भूमध्य रेखीय या विषुवतीय फसल का नाम देते हैं। रबड़ एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है जो उद्योगों में प्रयुक्त होता है। इसे मुख्य रूप से केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और मेघालय में गारो पहाड़ियों में उगाया जाता है। तो मेघालय की गारो खासी जयंतियों में, गारो पहाड़ियों में इतनी वर्षा होती है, तापमान ये मिलता है, इस कारण से हम इसे उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होने के बावजूद भी यहां पर बो सकते हैं। तो मुख्य रूप से यह विषुवतीय फसल है, बहुत अधिक वर्षा की मांग करेगी, तापमान 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। यहां पर तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और मेघालय में गारो पहाड़ियों में रबर का बहुत ज्यादा उत्पादन होता है। तो ये रबर था अखाद्यान्न फसलों में। लेकिन फिर रेशेदार फसलें हैं, कपास, जूट और सन, ये तीनों तो हमें पौधों से मिलती हैं,
ये तीनों तो हमें पौधों से मिलती हैं, लेकिन जो दूसरा प्राकृतिक रेशा है, प्राकृतिक रेशम है, जो हमें कीट से मिलता है, किसी पौधे से नहीं, जिसे हम कहते हैं रेशम कीट पालन, तो कीट से मिलता है। तो बाकी सभी तो पौधों से प्राप्त होता है, लेकिन ये कीट से प्राप्त होने वाली फसल है, ये कीट से प्राप्त होने वाली फसल में रहेगा। रेशेदार फसलें, कपास, जूट, सन और प्राकृतिक रेशम भारत में उगाई जाने वाली 4 मुख्य रेशेदार फसलें हैं। इनमें पहली 3 मिट्टी में फसल उगाने से प्राप्त होती हैं और चौथा रेशम के कीड़े के कोकून से। कोकून क्या है? एक प्रकार का लार्वा होता है। लार्वा क्या है? जैसे मानव के अंदर बाल्यावस्था होती है, फिर युवा अवस्था होती है, वैसे ही लार्वा के अंदर, वैसे ही कीटों के अंदर पहले लार्वा अवस्था होती, फिर वयस्क अवस्था होती है। तो वहां पर लार्वा का रंग रूप बहुत अलग होता है और वयस्क बहुत अलग होता है, और लार्वा से वयस्क का बनना कायांतरण कहलाता है। लार्वा से वयस्क का बनना कायांतरण कहलाता है। तो मेरी बात ध्यान से समझिएगा, जिन लोगों ने कभी भी साइंस में शब्द ना पढ़े हो, याद रखिएगा कि लार्वा बहुत अलग दिखता है। जैसे तितलियों का जो लार्वा होता है, उसी को किसान इल्लियां कहते हैं, जो फसल को बर्बाद करती हैं। पर जब यही इल्ली बड़ी हो जाएगी और उसमें कायांतरण होगा, तो उसका जो वयस्क बन जाएगा वो तितली बन जाएगा, उसी का जो वयस्क होगा वो तितली बन जाएगा। तो लार्वा जो ककून कहलाता है, रेशम कीट में लार्वा के नाम होते हैं, इसके लार्वा को ककून कहते हैं। तो ककून के चारों तरफ रेशम बिल्कुल सुरक्षित, ककून की सुरक्षा के लिए या उसके जीव की सुरक्षा के लिए उसके पास उसके लार से ये निकलता है। और जब भी रेशम प्राप्त करना होगा तो इन ककून को खोलते पानी में डाला जाता है। करोड़ों की संख्या में ककून मारे जाते हैं, तब जाकर एक रेशम का कपड़ा बनता है। तो जो लोग बड़े गुरूर से कहते होंगे कि हम शुद्ध शाकाहारी हैं लेकिन रेशम पहनते हैं, तो मुझे लगता है कि उन्होंने 100 करोड़ों बकरों के बराबर की हत्याएं ली हैं, क्योंकि उन्होंने भी कहीं ना कहीं एक जीव को मारकर कुछ प्राप्त किया है। तो हम कहेंगे कि रेशम, याद रखिएगा, रेशम का जो नॉलेज था वो केवल चीन के राज दरबार को था। वहां से तिब्बतियों के द्वारा, ये बौद्ध धार्मिक जो भिक्षुक होते थे, उनके द्वारा पूरी जगह फैलाया गया। तो रेशेदार फसलों में भारत में कपास, जूट, सन है और प्राकृतिक रेशम है। कपास, भारत को कपास के पौधे का मूल स्थान माना जाता है। याद रखिएगा, भारत मूल स्थान है, मतलब कपास का यहीं पर विकास हुआ है। सूती कपड़ा उद्योग में कपास एक मुख्य कच्चा माल है। कपड़ा उत्पादन में भारत का विश्व में तृतीय स्थान है। कपास उत्पादन में भारत का विश्व में तृतीय स्थान है, क्योंकि चीन, मिस्र यहां पर भी उगाई जाती है। दक्कन पठार के शुष्कतर भागों में काली मिट्टी कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त मानी जाती है, क्योंकि पढ़िए, याद करिए, कपास की फसल के लिए 200 दिन वर्षा रहित होने चाहिए, क्योंकि अगर कपास की फसल में धूप अच्छी नहीं मिली तो कपास का फूल खिलेगा नहीं और कपास सूखेगी नहीं। तो बढ़िया कपास आपको तब मिलेगी जब 200 या 210 दिन शुष्क रहे और कुछ समय शुरुआत में वर्षा हो जाए। तो काली मिट्टी इसके लिए प्रयुक्त है। इस फसल को उगाने के लिए उच्च तापमान, हल्की वर्षा या सिंचाई और 210 पाला रहित दिन और खिली धूप की आवश्यकता होती है। ये बहुत बड़ी शर्त है कपास के लिए। जैसे कि चाय के बागान के लिए पूरे साल भर पानी की बौछार और सूर्य प्रकाश मिलना चाहिए, वैसे कपास के लिए 210 दिन धूप खिली होनी चाहिए, तब जाकर कपास की फसल में आप उत्पादन को प्राप्त कर पाएंगे। यह खरीफ की फसल है, जो इसे पककर तैयार होने में 6 से 8 महीने लगते हैं। तो कपास को हम खरीफ की फसल कहते हैं। कपास को हम खरीफ की फसल कहते हैं। मानसून के समय बोई जाती है। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, सब कुछ वो दक्कन के पठार वाले हैं। कुछ पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में भी कपास बोई जाती है। तो ये क्षेत्र तो हमें दक्कन के पठार के रूप में याद रखने ही हैं। तो कपास के बारे में क्या क्या याद रखेंगे? सूती कपड़ा उद्योग में कच्चा माल है। कपास के पौधे का मूल स्थान भारत है, तीसरे स्थान पर है। दक्कन का पठार की काली मिट्टी, इसी को कपासी मिट्टी भी कहते हैं, क्योंकि कपास का यहाँ उत्पादन अच्छा होता है। 210 पाला रहित दिन और खिली धूप की यहाँ जरूरत पड़ती है। और लगभग हम खरीफ की फसल इसे कहेंगे, क्योंकि मानसून में बोई जाती है और 6 से 8 महीने इस फसल को तैयार होने में लगता है।
फिर है जूट। जूट को सुनहरा रेशा कहा जाता है। रेशम को सुनहरा रेशा नहीं, जूट को सुनहरा रेशा कहते, याद रखना। जूट की फसल बाढ़ के मैदानों में जल निकास वाली उर्वरक मिट्टी में उगाई जाती है, जहां हर वर्ष बाढ़ से आई नई मिट्टी जमा होती है। तो इसके लिए बाढ़ वाली नई मिट्टी चाहिए, जहां पर नमी बहुत ज्यादा हो, पानी बहुत ज्यादा हो। इसके बढ़ने के समय उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा, मेघालय जूट के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। इसका प्रयोग बोरिया, चटाई, रस्सी, तंतु व धागे, गलीचे और दूसरी दस्तकारी वस्तुएं बनाने में किया जाता है। हमारे भारत के आज़ादी से पहले हम जूट उत्पादन में बहुत अच्छे देश थे, लेकिन आज़ादी के बाद बांग्लादेश मतलब पूर्वी पाकिस्तान बना और भारत बना, तो भारत के कलकत्ता वाले हुगली क्षेत्र में मिलें रह गई, और जो किसान होते थे, जो सबसे ज़्यादा उत्पादन करते थे, वो बांग्लादेश में रह गए। तो दोनों ही क्षेत्रों में जूट को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था। भारत के विभाजन का जूट को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था। इसकी उच्च लागत के कारण और कृत्रिम रेशों और पैकिंग सामग्री विशेषकर नायलॉन की कीमत कम होने के कारण बाजार में इसकी मांग कम हो रही है। ये अब महंगा पड़ता है क्योंकि जो कृत्रिम रेशा नायलॉन है, नायलॉन 6, नायलॉन 66, जिसके धागे या फिर हम पैराशूट बनाते हैं, उसकी कीमत कम होने के कारण लोग अब उसे प्रेफर करते और इसका उपयोग कम करते हैं। पर जूट एक प्राकृतिक रेशा होने के कारण इसका पर्यावरण पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं होता है। जापान, पुष्पेंद्र, जापान फर्स्ट स्टेज में किस में बात कर रहे हो? कपास के लिए तो जापान के पास कृषि नहीं है, तो कहां से ऐसी गंदी बातें कर रहे हो? कपास को तो जापान आयात करता है। याद करिए, मैंने जब इंडस्ट्री पढ़ाई थी तो आपको बताया था कि भारत का कपास का एक उद्योग और जापान का कपास का उद्योग, लेकिन दोनों में अंतर है। भारत में क्योंकि उत्पादन क्षेत्र थे और जापान में निर्यात आयात किया गया था कपास को, इसलिए कहीं से कहां तक ऐसी कोई बात आएगी नहीं वहां पर। तो जूट की मांग क्यों कम हो रही है? क्योंकि जूट का कॉम्पिटिटर है मार्केट में नायलॉन। नायलॉन कृत्रिम रूप से बनाया जाता है और यह वातावरण के लिए अच्छा नहीं माना जाता है, पर इसकी कीमत सस्ती होने के कारण लोग नायलॉन की चीजें खरीदते हैं। ज्यादा समय तक भी चलता है। जूट महंगा भी पड़ता है, कम समय तक चलता है। अब हम बात कर रहे हैं कि कृषि में क्या प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार हुए। सुधार से पहले मैं एक बार बता दूं कि किन किन फसलों पर हमने अभी तक चर्चा की है। तो सबसे पहले तो हमने शुरुआत की गन्ने से। गन्ने की फसल के बाद हम आए तिलहन पर। तिलहन के बाद हमने तिलहन में मूंगफली से लेकर बाकी फसलों को देखा। फिर चाय की फसल पर आए। चाय की फसल के बाद कॉफी पर आए। कॉफी के बाद बागवानी पर आए। बागवानी के बाद अखाद्यान्न फसलों में रबड़ पर आए। फिर रेशेदार फसलों में आए और रेशेदार फसलों में हमने देखा कपास के बारे में, जूट के बारे में, और अभी हमने अगर चर्चा की तो रेशम के बारे में थोड़ी बहुत चर्चाएं हमने आपको बताई थी। हाँ, रेशों के कीटों के द्वारा रेशम उत्पादन करने में बिल्कुल चीन और जापान में बहुत ज्यादा रेशम का उत्पादन होता है। भारत में जो मैसूर वाला क्षेत्र है उसमें प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार, हमारी कृषि इतनी ज्यादा हमारी आवश्यकताएं पूरी करने के बावजूद भी लगातार उपेक्षाओं का सामना कर रही है। ये भारत के 60% रोजगार आज भी पैदा करती हैं। ये भारत के जीडीपी में 15% तक का योगदान देती हैं। ये भारत के निर्यात में 12% का योगदान देती हैं। ये भारत में अधिकतर लोगों को खाद्यान्न की आपूर्ति कराती हैं। यह विश्व में सबसे ज्यादा बेहतर उत्पादकता देने वाला क्षेत्र हो चुका है, लेकिन फिर भी इसकी उपेक्षाएं, तो इसमें बहुत सारे सुधार की उम्मीदें हैं। आधुनिक, जैसे पुराने सुधार क्या थे, जमींदार प्रथा या जो बिचौलिए लोग थे उन्हें हटाने का सुधार था। पर आधुनिक सुधारों में प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार, प्रौद्योगिकी का मतलब हुआ कि हमारे पास टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से विकसित देश लगातार इसमें आधिक्य पैदा कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी की मदद से हमें भी टेक्नोलॉजी का विकास करना पड़ेगा। संस्थागत सुधारों का मतलब है हदबंदी और चकबंदी। चकबंदी का मतलब होता है जैसे हद में रहो, ऐसे लोगों को नहीं कहते हम कि हद में रहो। इसका मतलब लोगों को एक सीमा से ज्यादा कृषि वाली भूमि रखेंगे तो उससे छीन लेंगे। जैसे भारत में कुछ ऐसे चौधरी हैं जिनके पास 400-500 एकड़ जमीन थी, तो अब जैसे ही हदबंदी लग गई तो उन लोगों ने कुत्ते के नाम पर, नौकर के नाम पर, बच्चों के नाम पर, सब पर बांट दिया। भैंसों के नाम पर भी जमीनें रख दी थी उन्होंने।
तो हदबंदी, एक सीमा से ज्यादा जमीन होगी तो सरकार ले लेगी। चकबंदी का मतलब लोग जमीन को हम मानते हैं कि भाई ये पीढ़ी दर पीढ़ी का एक तरीके से संसाधन है, संपत्ति है, प्रॉपर्टी है। तो जब बच्चे पिता की संपत्ति का बंटवारा करते तो जमीन का बंटवारा करते थे। तो कभी पिता के पास 50 हेक्टेयर की जमीन थी, अगली पीढ़ी में 4 बच्चे हुए गए, 12.5 हेक्टेयर की जमीन हो गई। अगली पीढ़ी में फिर 3-4 बच्चे हो गए और वो 2-2 हेक्टेयर की जमीन में बदल गए। फिर अगली पीढ़ी में फिर से 2-3 बच्चे हो गए। 3 से 4 पीढ़ी के अंदर ही बहुत बड़ी जमीन का भूभाग 1 से 1.5 हेक्टेयर में बदल जाता है। जब जमीन के टुकड़े बढ़ जाते हैं तो सबसे बड़ा नुकसान होता है जमीन को, क्योंकि बहुत सारी बाउंड्री में चला जाता है, बहुत सारा हिस्सा बाउंड्री में चला जाता है। उसके बाद यहां पर हम टेक्नोलॉजी अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि जब बड़ी भूभाग होंगे तब टेक्नोलॉजी आपके लिए बड़ी अच्छी होगी। तो याद रखिएगा कि अगर हम प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधारों की बात करें तो यहां पर समझने वाली बातें क्या क्या है। भारत में कृषि हजारों वर्षों से की जा रही है, परंतु प्रौद्योगिकी और संस्थागत परिवर्तन के अभाव में लगातार भूमि संसाधन के प्रयोग से कृषि का विकास अवरुद्ध हो जाता है तथा इसकी गति मंद हो जाती है। सिंचाई के साधनों का विकास होने के उपरांत भी देश के एक बहुत बड़े भाग में अभी भी किसान खेती बाड़ी के लिए मानसून और भूमि की प्राकृतिक उर्वरता पर निर्भर है। बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए यह एक महत्वपूर्ण चुनौती है। 60% से अधिक लोगों को आजीविका प्रदान करने वाला कृषि में कुछ गंभीर तकनीकी और संस्थागत सुधार लाने की आवश्यकता है। स्वतंत्रता के पश्चात देश में संस्थागत सुधार करने के लिए जोतों की चकबंदी, जैसे मैंने भी बताया, सहकारिता और जमींदारी आदि समाप्त करने को प्राथमिकता दी गई। प्रथम पंचवर्षीय योजना में भूमि सुधार मुख्य लक्ष्य था। भूमि पर पुश्तैनी अधिकार के कारण ये टुकड़ों में बच जाती हैं, जिसकी चकबंदी करना अनिवार्य है। चकबंदी का मतलब होगा कि टुकड़ों को जोड़ना। चकबंदी का मतलब होगा टुकड़ों को जोड़ना या उसको बड़ी भूभाग को टुकड़ों में बंटने नहीं देना। और हदबंदी का मतलब होता है, आपको हदबंदी याद रहेगा ना, हद में रहो, ऐसे सोचो ना, हद में रहना। लोगों को नहीं कहते हम अपनी हद में, अपनी औकात में रहो। तो हदबंदी मतलब एक सीमा से ज्यादा अगर कृषि भूमि है तो सरकार उसे छीन सकती है। तो अगर हम बात करें तो कृषि सुधार बहुत सारे प्रकार से किए गए हैं। चकबंदी, सहकारिता, जमींदारी के द्वारा। चकबंदी का मतलब हुआ छोटे छोटे टुकड़ों को बंटी जा रही थी उसे जोड़ना, चकबंदी करना। भूमि सुधार के कानून तो बने परंतु इसके लागू करने में ढील की गई। वास्तव में भूमि सुधार के कानून 2 राज्यों ने बड़ी ईमानदारी से लागू किए, पश्चिम बंगाल और केरल। और इसी कारण से पश्चिम बंगाल और केरल में मार्क्सवादी सरकार पनप पाई, क्योंकि मार्क्सवादी सरकार ने इन कानूनों को बहुत ही ईमानदारी से लागू कराया। बाकी जगह पर इस प्रकार से ताकत से इसे लागू नहीं किया गया, इसलिए आज भी कृषि क्षेत्र में सुधार की उम्मीद है। 1960 और 70 के दशक में भारत सरकार ने कई प्रकार के कृषि सुधारों की शुरुआत की। पैकेज टेक्नोलॉजी पर आधारित हरित क्रांति और श्वेत क्रांति जैसी कृषि सुधार के लिए कुछ रणनीतियां आरंभ हुई। हरित क्रांति मुख्य रूप से गेहूं और चावल की फसल पर सिमट गई, और श्वेत क्रांति का मतलब हुआ दूध के उत्पादन, जिसे ऑपरेशन फ्लड भी कहते हैं, दूध के उत्पादन को बढ़ाने के लिए। हरित क्रांति के जो जनक माने जाते हैं भारत के स्वामीनाथन, अंतरराष्ट्रीय रूप से नॉर्मन बोरलॉग। और श्वेत क्रांति के जो जनक माने जाते हैं वर्गीस कुरियन, जिन्होंने अमूल का स्थापना की। परंतु इसके कारण विकास कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित रह गया, इसलिए 1980 और 90 के दशक में व्यापक भूमि विकास कार्यक्रम शुरू किए गए जो संस्थागत और तकनीकी सुधारों पर आधारित थे। यहाँ पर थोड़ा सा कामों में तीव्रता आई। तो 60 और 70 के दशक में जो सुधार हुआ उसके कारण कुछ क्षेत्रों में तो बदलाव हुए, लेकिन कुछ क्षेत्रों में बदलाव नहीं हो पाए। तो 80 और 90 के दशक में बड़े कार्यक्रम चालू किए गए, भूमि विकास कार्यक्रम, ताकि हदबंदी, चकबंदी को सभी राज्यों में लागू कराया जा सके। इस दिशा में उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण कदमों में सूखा, बाढ़, चक्रवात, आग तथा बीमारी के लिए फसल बीमा के प्रावधान, किसानों को कम दर पर ऋण सुविधाएं प्रदान करने के लिए ग्रामीण बैंक, सहकारी समितियां और बैंकों की स्थापना सम्मिलित है। 80 और 90 का वो दशक रहा जब हमने कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए बहुत से बदलाव किए। हमने न केवल कृषकों के आय को बढ़ाने के लिए, उनकी वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंक और अन्य बैंकों पर शर्त लगाई। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की बात याद करिएगा, जो बैंकों में शर्त लगाई गई।
साथ ही साथ बीमा, फसल बीमा की शुरुआत हुई ताकि रिस्क को भी कवर किया जा सके। किसानों के लाभ के लिए भारत सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना भी शुरू किया। किसान क्रेडिट कार्ड भारत में एक सफलतम योजना में गिना जाता है। किसान क्रेडिट कार्ड जिसमें वह फसल के बोने से पहले बीज के लिए, उर्वरक के लिए, कीटनाशक के लिए ऋण प्राप्त कर सकता है। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन पर किसानों के लिए मौसम की जानकारी के बुलेटिन और कृषि कार्यक्रम प्रसारित किए जाने लगे। किसानों को बिचौलियों और दलालों के शोषण से बचाने के लिए न्यूनतम सहायता मूल्य, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एमएसपी की शुरुआत हुई ताकि किसानों को एक टेंशन फ्री कर दिया जाए कि उनकी फसल अगर कोई नहीं खरीदेगा तो न्यूनतम इस दर पर सरकार तो खरीदेगी, इसलिए बाजार में अगर किसी को किसान का उत्पाद खरीदना है तो उसे एमएसपी से ज्यादा में खरीदना पड़ेगा। खरीद मूल्यों की सरकार घोषणा करती है, एमएसपी की सरकार ने घोषणा शुरू कर दी। फिर आया एक भूदान और ग्रामदान आंदोलन। वैसे ये महात्मा गांधी से बहुत ज्यादा प्रभावित था, लेकिन इसके सबसे ज्यादा जो प्रणेता थे वो विनोबा भावे थे, भूदान और ग्रामदान आंदोलन के। तो इस नाम को जरूर याद रखिएगा, विनोबा भावे साहब को। इसके लिए वो बहुत ज्यादा प्रचलित और चर्चा में रहे हैं। महात्मा गांधी ने विनोबा भावे, जिन्होंने उनके सत्याग्रह में सबसे निष्ठावान सत्याग्रही की तरह भाग लिया था, को अपना आध्यात्मिक उत्तराधिकारी घोषित किया था। देखना, नाम याद रखना, आध्यात्मिक उत्तराधिकारी। अगर पूछा जाए कि महात्मा गांधी के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी कौन रहे, तो आध्यात्मिक उत्तराधिकारी मतलब महात्मा गांधी ने जो हम कहेंगे कि सत्य और अहिंसा का जो अध्यात्म लाया था, उसको वह सौंपे अगली पीढ़ी के रूप में, हम कहेंगे विनोबा भावे को। तो विनोबा भावे को आध्यात्मिक उत्तराधिकारी घोषित किया गया था। उनकी गांधी जी के ग्राम स्वराज्य अवधारणा में गहरी आस्था थी। गांधी जी की शहादत के बाद उनके संदेश को लोगों तक पहुंचाने के लिए विनोबा भावे ने लगभग पूरे देश की पद यात्रा की। एक बार जब वे आंध्र प्रदेश के गांव पोचमपल्ली में बोल रहे थे, तो कुछ भूमिहीन गरीब ग्रामीणों ने उनसे अपने आर्थिक भरण पोषण के लिए कुछ भूमि की मांग की। एक्चुअली वो आंध्र प्रदेश में गए थे और वहां पर वह यात्रा और गांधी जी के बातों को प्रसारित कर रहे थे। तब एक व्यक्ति ने उनसे कहा कि, भूमिहीन व्यक्ति ने कहा कि हमें अगर थोड़ी कृषि मिल जाए तो फिर हम बड़े आसानी से अपना भरण पोषण कर पाएंगे और शायद हम किसी गलत कार्यों पर भी हमारी आने वाली पीढ़ी को बचा सकते, गलत जगह पर जाने से या गलत किसी प्रकार के कृत्यों को करने से। तब विनोबा भावे ने कहा कि अगर आप सहकारी कृषि करेंगे, मतलब मिलकर कृषि करेंगे, तो मैं सरकार से बात करूंगा कि आप लोगों को कुछ कृषि भूमि दी जाए। लेकिन उसी सम्मेलन में एक जमींदार थे, उनका दिल बड़ा बड़ा था। उन्होंने तत्काल में ही अपनी 80 एकड़ जमीन उन भूमिहीनों को दान देने की पेशकश की। ये बड़ा अच्छा लगा विनोबा भावे को, और फिर विनोबा भावे ने पूरा का पूरा इस प्रकार की यात्रा की और कई जमींदारों से भूमि जो मुफ्त में मिली थी वो भूमिहीनों को बांटी। साथ ही साथ कुछ जमींदार इतने बड़े थे कि उनके पास गांव के गांव थे, पूरा का पूरा गांव उनका अपना ही मालिकाना हक था। तो जमींदारों ने पूरा का पूरा गांव दान कर दिया। जो गांव में भूमिहीन किसान थे उनको अपनी किसानी या जमीन बांट दी। तो हम कहेंगे कि वह ग्रामदान था। शायद आज सुनने में यकीन ना हो, लेकिन उस जमाने में कई लोगों ने बड़ी संख्या में अपनी भूमि और पूरी की पूरी गांवों की जमीनें दान में बांट दी थी। तो उनसे आर्थिक भरण पोषण के लिए कुछ भूमि मांगी। विनोबा भावे ने उनसे तुरंत कोई वायदा तो नहीं किया, परंतु उनको आश्वासन दिया कि यदि वे सहकारी खेती करे तो वे भारत सरकार से बात करके उनके लिए जमीन मुहैया करवाएंगे। अचानक श्री रामचंद्र रेड्डी, नाम याद रखना, ऐसे लोगों के नाम जरूर याद रखिएगा, ऐसे लोग बहुत कम हैं। श्री रामचंद्र रेड्डी उठ खड़े हुए और उन्हें 80 भूमिहीन ग्रामीणों को 80 एकड़ भूमि बांटने की पेशकश की। इसे भूदान नाम से जाना गया। बाद में विनोबा भावे ने यात्राएं की और अपना यह विचार पूरे भारत में फैलाया। कुछ जमींदारों ने जो अनेक गांवों के मालिक थे, भूमिहीन को पूरा गांव देने की पेशकश की। इसे ग्रामदान कहा गया। परंतु कुछ जमींदारों ने तो भूमि सीमा कानून से बचने के लिए अपनी भूमि का एक हिस्सा दान किया था। कुछ लोगों ने जो कानून बना था हदबंदी वाला, उससे बचने के लिए भी दान किया।
विनोबा भावे द्वारा शुरू किए गए इस भूदान ग्रामदान आंदोलन को रक्तहीन क्रांति नाम दिया जाता है। नोट करना ये पॉइंट, किस क्रांति को रक्तहीन क्रांति नाम दिया जाता है? 2 से 3 बार पूछा गया सवाल है यूपी पीसीएस में। तो रक्तहीन क्रांति कहते हैं भूदान और ग्रामदान को, भूदान और ग्रामदान क्रांति को रक्तहीन क्रांति की संज्ञा दी जाती है। फिर कृषि की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, रोजगार और उत्पादन में योगदान। तो कृषि की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, रोजगार और उत्पादन में योगदान क्या है समझते हैं। क्या है कृषि का योगदान हमारी इकोनॉमिक्स में? कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था के रीढ़ की हड्डी रही है। सकल घरेलू उत्पादन में कृषि के योगदान का अनुपात 1951 से लगातार घटने के उपरांत भी 2010-11 में देश की लगभग 52% जनसंख्या के लिए रोजगार और आजीविका का साधन है। आज भी लगभग 52% लोगों को न केवल यह भरण पोषण के लिए मदद कर रही हैं बल्कि रोजगार भी दे रही हैं। कृषि का सकल घरेलू उत्पाद में घटता अंश गंभीर चिंता का विषय है, क्योंकि कृषि में किसी भी प्रकार की गिरावट प्रगतिरोध अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों में गिरावट लाएंगे जो समाज के लिए व्यापक निहितार्थ हैं। तो लगातार कृषि क्षेत्र का भाग घट रहा है जीडीपी में। वैसे घटना चाहिए, देखना इसमें कोई टेंशन मत लीजिएगा, प्रतिशत घटना चाहिए, क्योंकि विकसित देशों में कृषि क्षेत्र का केवल 5% योगदान होता है। प्रतिशत घटना चाहिए, मात्रा नहीं घटनी चाहिए। मतलब मान लो कि पहले 1951 में हम कृषि से 400 करोड़ रुपए कमाते थे, तो 2019 में हमने कृषि से 40,000 करोड़ कमाने चाहिए, तब हम कहेंगे कि हम बेहतर कर रहे हैं। हाँ, वो 400 करोड़ पहले हो सकता है कि 50% जीडीपी का हो, और आज ये 40,000 करोड़ केवल 12 से 15% हो, तो कोई बुराई नहीं है। प्रतिशत घटना कृषि का भारत की जीडीपी में चिंता का विषय नहीं है। चिंता का विषय उसकी मात्रा का घटना, मात्रा नहीं घटनी चाहिए, क्योंकि हम ये जानते हैं कि यदि भारत को विकसित होना है तो कृषि क्षेत्र से भी हमें उत्पादन इतना मिलना चाहिए। क्या ये बात आप समझ पा रहे हैं कि अभी भी ये क्लैरिटी नहीं आ रही है कई लोगों को? अभी भी ये क्लैरिटी कई लोगों को नहीं आ रही है, कई लोग समझ नहीं पा रहे हैं। अगर एक सिंपल सी बात मैं आप लोगों से कहूं, तो कृषि का उत्पादन और उसका वैल्यू बढ़ेगा, प्रतिशत घट रहा होगा। मतलब पहले हमारा जो उद्योग था, सेवा क्षेत्र था, उसका परसेंटेज कम था, लेकिन आज जीडीपी में उनका परसेंटेज ज्यादा है। तो प्रतिशत कृषि का घटना चाहिए, लेकिन उसकी वैल्यू नहीं घटनी चाहिए, वैल्यू बहुत ज्यादा रहनी चाहिए। कृषि के महत्व को समझते हुए भारत सरकार ने इसके आधुनिकीकरण के लिए भरसक प्रयास किए। भारतीय कृषि में सुधार के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, मतलब IARI, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल IARC, और कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना, पशु चिकित्सा सेवा, पशु प्रजनन केंद्र की स्थापना, बागवानी विकास, मौसम विज्ञान और मौसम के पूर्वानुमान के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को वरीयता दी है। तो भारत सरकार भी काम कर रही है। अगर हम बात करें, डाउट देख लेते हैं, अभी भी क्लियर नहीं हुआ है, डाउट देखना, क्लियर नहीं हुआ है। मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। मान लो भारत का जीडीपी 1951 में 100 करोड़ का था, तो उसमें हो सकता है कि 50 करोड़ हमने कृषि क्षेत्र से प्राप्त किया था। आज भारत का जीडीपी मान लेते 1000 करोड़ का है, तो हो सकता है कि कृषि क्षेत्र से अब हमने 120 करोड़ की पैदावार की। तो पहले 100 करोड़ के लिए वो 50% योगदान निभाता था, अब वो केवल 12% योगदान निभा रहा है। तो प्रतिशत तो कम होगा, लेकिन मात्रा 50 से 120 करोड़ बढ़नी चाहिए। ये 120 की जगह 200 करोड़ होना चाहिए था, क्योंकि 1000 करोड़ की जगह फिर 10,000 करोड़ होना चाहिए था। हमारी जीडीपी अब $5 ट्रिलियन की सोच रहे मोदी जी, तो $5 ट्रिलियन के लिए कृषि उत्पादों को भी डबल करना पड़ेगा। इसलिए हम ये चाहते हैं कि मात्रा बढ़नी चाहिए, उसकी वैल्यू बढ़नी चाहिए। भले ही प्रतिशत मात्रा घटे, कोई घबराने की जरूरत नहीं है।
पिछले वर्षों में सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि हुई, परंतु इससे देश में पर्याप्त मात्रा में रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं हो रहे हैं। कृषि में विकास दर कम हो रही है, जो कि एक चिंताजनक स्थिति है। वर्तमान में भारतीय किसान को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा से एक बड़ी चुनौती का सामना कृषि सेक्टर में विशेष रूप से करना पड़ रहा है। रासायनिक उर्वरकों पर सहायकी कम करने से उत्पादन लागत बढ़ रही है। पहले सरकार क्या करती थी, यूरिया पर सब्सिडी देती थी या बहुत सारे उर्वरकों पर सब्सिडी मिलती थी। फिर सरकार ने वो सब्सिडी थोड़ी सी कम कर दी, तो किसानों को इसमें निवेश ज्यादा करना पड़ा। उनका उत्पादन तो ज्यादा आया, लेकिन उनके खर्च ज्यादा होने के कारण परिणामी लाभ उतना बेहतर नहीं हुआ। तो एक चिंता का विषय है, जब परिणामी लाभ बेहतर नहीं होगा तो फिर किसान रोजगार भी पैदा नहीं कर पाएगा। इसके अतिरिक्त कृषि उत्पादों पर आयात कर घटाने से भी देश में कृषि हानिकारक प्रभाव पड़ा है। अब बाकी देशों से भी कृषिगत उत्पाद आ रहे हैं, तो भारत का गेहूं 14 रुपए किलो है, किसी और देश का गेहूं 8 रुपए किलो है, तो भारत के लोग पैसा बचाने के लिए उस देश का गेहूं खरीदेंगे। किसान कृषि में पूंजी निवेश कम कर रहे हैं, जिसके कारण कृषि में रोजगार घट रहे हैं। फिर वैश्वीकरण का भी कृषि पर प्रभाव पड़ा है। वैश्वीकरण कोई नई घटना नहीं, उपनिवेश काल में भी यही स्थिति मौजूद थी। 19वीं शताब्दी में जब यूरोपीय, देखो क्या बताना चाह रहे हैं, वैश्वीकरण से पहले भारत कच्चे माल का बहुत बड़ा अच्छा निर्यातक है। वैश्वीकरण होने के बावजूद भी आज भी स्थिति यही बनी हुई है। वैश्वीकरण का लाभ आप तब उठा पाएंगे जब हम कहेंगे खाद्य प्रसंस्करण अच्छा होगा। देखो, गेहूं बेचने जाओगे तो 14 रुपए किलो है, और वही उस 1 किलो गेहूं से बना हुआ, अगर हम बात करें कि पिज्जा बेचने जाओगे तो वो 400 रुपए का है। तो हम गेहूं दे रहे हैं, वो पिज्जा दे रहे हैं। हम गेहूं भेज रहे हैं, वो पिज्जा दे रहे हैं। हम कपास दे रहे हैं, वो कपड़ा भेज रहे हैं। वो मुफ्ती की जींस दे रहे हैं, वो आपको अलग अलग टाइप के ब्रांड की जींस दे रहे हैं। तो आपको वो पे कर रहे हैं 1 रुपया, 2 रुपए, 10 रुपए, 100 रुपए, आपसे ले रहे 1000 रुपए। तो आपको मिल कम रहा है, जा ज्यादा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये खराब स्थिति है ना। तो अब हमारे लिए जरूरत क्या है, हम अपने यहां पर टेक्नोलॉजी को विकसित करें, हम अपने यहां पर टेक्नोलॉजी को मजबूत करें। तो वैश्वीकरण पर कृषि का जो प्रभाव है कोई नई घटना नहीं है, उपनिवेश काल में भी यही स्थिति मौजूद थी। 19वीं शताब्दी में जब यूरोपीय व्यापारी भारत आए तो उस समय भी भारतीय मसाले विश्व के विभिन्न देशों में निर्यात किए जाते थे, और दक्षिण भारत में किसानों को इन फसल को उगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था। आज भी गर्म मसाले भारत से निर्यात किए जाने वाले मुख्य वस्तुओं में शामिल है। ब्रिटिश काल में अंग्रेजी व्यापारी भारत के कपास क्षेत्र की ओर आकर्षित हुए। भारतीय कपास को ब्रिटेन में सूती वस्त्र उद्योग के लिए कच्चे माल के रूप में निर्यात किया गया। मैनचेस्टर और लिवरपूल उनके जो 2 शहर हैं, भारत की कपास पर फल फूल गए, और ऐसे फल फूल गए कि करोड़ों अरबों रुपए कमाए इन गरीबों ने। सूती वस्त्र उद्योग भारत में पैदा होने वाली उत्तम किस्म की कपास की उपलब्धता पर फली फूली। तो मैनचेस्टर और लिवरपूल उनके जो दोनों शहर हैं, उनके सूती वस्त्र उद्योगों के लिए भारत ने ही मदद की। 1917 में बिहार में चंपारण आंदोलन की शुरुआत इसी से शुरू से हुई थी। किसानों पर नील की खेती, अंडरलाइन करना, पूछा गया सवाल है, किसानों पर नील की खेती करने का दबाव डाला गया था। और नील क्या है, ब्रिटेन के सूती वस्त्र उद्योग के लिए कच्चा माल है। ब्रिटेन के सूती वस्त्र उद्योग के लिए रॉ मटेरियल का काम करता था, उसको रंगाई करने में मदद करता था। तो कहीं ना कहीं चंपारण का ये जो आंदोलन था, वहां जाकर फिर उसका उपयोग करके हम ही को महंगा बेचेंगे, ये किसान इसलिए भड़के क्योंकि उन्हें अपने उपभोग के लिए अनाज उगाने से मना कर दिया गया था। 1990 के बाद वैश्वीकरण के तहत भारतीय किसानों को कई नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। चावल, कपास, रबड़, चाय, कॉफी, जूट, मसालों का मुख्य उत्पादक होने के बावजूद भारत कृषि विश्व के विकसित देशों से स्पर्धा करने में असमर्थ है, क्योंकि इन देशों में कृषि को अत्यधिक सहायिका, बड़ी मदद मिलती है सरकार के द्वारा किसानों को। वहां पर आज भारतीय कृषि दो राहे पर है। भारतीय कृषि के सक्षम और लाभदायक बनाना है तो सीमांत और छोटे किसानों की स्थिति पर सुधार देना होगा, या उसके सुधार को बढ़ाना पड़ेगा। हमारे यहाँ पर अधिकतर किसान छोटे और सीमांत है। छोटे और सीमांत किसान उन्हें कहते हैं जिनके पास 1 हेक्टेयर या उससे कम जमीन होती है। अगर हम इन किसानों को सुधार पाए तो यह उत्पादन को सुधार पाएंगे या तकनीकी ला पाएंगे, और उसके लिए बहुत जरूरी है भारत में कृषि में सुधार को बहुत मजबूत करना। हरित क्रांति ने लंबा चौड़ा वायदा किया, परंतु आज तक यह विवादों से घिरी है। हरित क्रांति का बहुत बड़ी हवाबाजी है, लेकिन आज भी विवाद है। हरित क्रांति के बाद कृषि क्षेत्र में न केवल और केवल भूमिगत पानी का स्तर गिर गया,
फसलों के रूप में अगर हम बात करें तो मिट्टी में बहुत प्रकार के कीटनाशक बढ़ गए, मिट्टी में बड़ी मात्रा में हम कह सकते हैं उर्वरक अधिकता के कारण लवणीयता आ गई, बहुत सारे लोगों ने बहुत बड़े तकनीक का उपयोग किया, ट्रैक्टरों का उपयोग किया, तो अपंगता के भी कारण बन गया। तो हरित क्रांति ने बहुत सारे वादे किए लेकिन पूरा नहीं कर पाई। यह आरोप लगाया जाता रहा है कि हरित क्रांति के दौरान रसायनों के अधिक प्रयोग, जल भ्रंतों के सूखने और जैव विविधता विलुप्त होने के कारण भूमि का निम्नीकरण हुआ है। आज जीन क्रांति संकेत शब्द है, जीनेटिक इंजीनियरिंग पर आ गए अब हम लोग। जननिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग सम्मिलित है। जननिक इंजीनियरिंग बीजों की नई संकर बीजों का आविष्कार करने में शक्तिशाली पूरक के रूप में जानी जाती है। वास्तव में कार्बनिक कृषि का आज अधिक प्रचलन है क्योंकि यह उर्वरकों और कीटनाशकों जैसे कारखानों में निर्मित रसायनों के बिना की जाती है। अब यदि हमें अपने कृषि को मजबूत करना है, अब यदि हमें कृषि में बेहतर उत्पादन प्राप्त करना है, तो फिर हमें अपने पारंपरिक की ओर लौटना पड़ेगा। अगर हमें बेहतर उत्पादन चाहिए तो हमें ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर लाना पड़ेगा, जिसमें हम कीटनाशकों का उपयोग, उर्वरकों का उपयोग जो रासायनिक प्रक्रिया से बने होंगे उसका उपयोग नहीं करेंगे। जब बिना रासायनिक कीटनाशक और उर्वरकों का उपयोग करके कृषि की जाती है तो उसी को कार्बनिक कृषि के नाम से जाना जाता है, उसी को कार्बनिक कृषि के नाम से जाना जाता है। इसलिए पर्यावरण पर इसका नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता। कुछ अर्थशास्त्रियों का यह भी मानना है कि बढ़ती जनसंख्या के कारण घटते आकार के जोतों पर यदि खाद्यान्नों की खेती होती रही तो भारतीय किसानों का भविष्य अंधकारमय है। अगर हम केवल और केवल लोगों का पेट भरने के चक्कर में ही रहे तो कई स्थितियां ऐसी ना हो कि भारत व्यापारिक फसलों में इतना पिछड़ जाए कि वह अपने आप को संभाल ना पाए। हमें देखना पड़ेगा कि बहुत सीमित जगह पर हम खाद्यान्नों का न केवल बहुत उत्पादन कर पाए बल्कि व्यापारिक फसलों पर भी हम आगे बढ़े। भारत में लगभग 83.3 करोड़ लोग लगभग 25 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर निर्भर हैं। इस प्रकार एक व्यक्ति के हिस्से में औसतन आधे हेक्टेयर से भी कम भूमि है। ये बड़ा सोचने का प्रश्न है कि आधे हेक्टेयर में बताओ किसान क्या करे, अपने परिवार का भरण पोषण करें, आधे हेक्टेयर में वो किसान क्या करे? क्या उर्वरक के लिए बहुत बेहतर उर्वरक उपयोग करे? क्योंकि उसका मनोबल तभी नहीं बढ़ेगा क्योंकि आधे हेक्टेयर के लिए वो क्या क्या कर पाएगा। हम उसकी जगह, आप उसकी जगह होंगे तो नहीं काम कर पाएंगे। तो बहुत जरूरत है सबसे पहले तो कृषि क्षेत्र में भूमि के विस्तार को बढ़ाना। भूमि का विस्तार ना हो, चकबंदी करो, ताकि बहुत बड़ी भूमि होगी तब जाकर उत्पादन विकसित बढ़ पाएगा। भारतीय किसानों को शस्यावर्तन करना चाहिए और खाद्यान्नों के स्थान पर कीमती फसलें उगानी चाहिए। कीमती फसलें उगानी चाहिए, इससे आमदनी अधिक होगी और इसके साथ पर्यावरण निम्नीकरण में भी कमी आएगी। फलों, औषधीय पौधों, बायोडीजल फसलों, फूलों, सब्जियों को उगाने के लिए चावल या गन्ने से बहुत कम सिंचाई की आवश्यकता होती है। भारत में जलवायु विविधता का विभिन्न प्रकार की कीमती फसलें उगाकर उपयोग किया जा सकता है। तो अभी किसानों के पास विकल्प हैं कि वो अपने खाद्यान्न फसलों में चावल और गेहूं की जगह पर अब नए विकल्पों की तलाश करें, क्योंकि अब अगर इन्होंने विकल्प नहीं ढूंढे तो आने वाला समय और भी खतरनाक हो सकता है। क्या आवाज नहीं आ रही है? 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 आवाज तो बढ़िया आ रही है। जुल्फिकार और आकाश, आप रिफ्रेश कर लीजिए एक बार, रिफ्रेश कर लीजिए एक बार। 1 घंटे की क्लास होती है, 1 घंटे की क्लास होती है। सस्यवर्तन का मतलब, सत्यम सस्यवर्तन का मतलब हुआ फसल चक्रण, नए फसलों का उपयोग। सस्य मतलब फसल, वर्तन का मतलब परिवर्तन, परिवर्तन। तो सस्यवर्तन परिवर्तन की बात है। तो आपने कृषि को पूरी तरह से समझा। सबसे पहले तो आज जो कल की क्लास और आज की क्लास थी, हमने जाना कि कृषि क्या है, भारत में कृषि की क्या समस्याएं हैं, फिर भारत में कृषि के लिए क्या विकल्प हैं, फिर भारत में कौन सी फसलें उगाई जाती हैं, भारत में कितने प्रकार की कृषि की जाती हैं। बहुत खूबसूरत टॉपिक है ये, बहुत खूबसूरत टॉपिक है, न केवल परीक्षा के लिए बल्कि सामान्य ज्ञान को बढ़ाने के लिए भी।
जनरली धान को हम रोपन की फसल में रख सकते हैं, लेकिन रोपन की फसल की जो बड़ी शर्त होती है वो बहुत बड़ा भूभाग, इसलिए धान को हम रोपन की कृषि में हटा देते हैं। बहुत बड़े भूभाग पर जब एक जैसी कृषि हो तो उसे उसे रोपन कृषि कहते हैं। इस कारण से कुछ किताबों में धान को रोपन कृषि नहीं मिलती है। आज का टॉपिक यहां पर खत्म होता है। अब हम इसमें जो शुरुआत करेंगे अगला टॉपिक, मतलब अब इसमें ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 टॉपिक बचे हैं। कक्षा 10वीं की एनसीईआरटी उम्मीद है इस महीने के ना एंड में सही, लेकिन अगले महीने के फर्स्ट वीक में खत्म हो जाएगी और फिर हम आ जाएंगे 11वीं की एनसीईआरटी पर। और जो कई लोगों की मांग थी कि ज्योग्राफी अब पूरा करना चाहिए, सर ने वादा किया था कि 1.5 लाख होने के बाद ज्योग्राफी पूरी होनी चाहिए। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि 11वीं और 12वीं की अगर मैं एनसीईआरटी पूरी करा दे रहा हूं तो ज्योग्राफी तो लगभग पूरी हो ही जाएगी, लेकिन उसके बावजूद भी मार्च या अप्रैल के महीने में मैं ज्योग्राफी को पूरा करा दूंगा। तनाव मत लीजिएगा, पर आप लोग जिस तरीके से लगातार जुड़े हैं, जिस तरीके से काम कर रहे हैं, और भी काम करते चले जाइएगा। आज इकोलॉजी इन्वायरमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होगा, इकोसिस्टम। तो आज की क्लासेस सभी लोग करना शुरू करिएगा। आज का जो टॉपिक है वो सभी गरीब से गरीब एग्जामिनर भी पूछेगा, इसलिए आज से कंसेप्चुअल टॉपिक स्टार्ट होगा। इसलिए इकोलॉजी इन्वायरमेंट की क्लास का इंतजार करिएगा। आज से कंसेप्ट की शुरुआत होने जा रही है। सभी को बेस्ट ऑफ लक, बाय, गुड डे।